जिस धरती पर किसी के बाप की ताकत नहीं है जो मुस्लिम समुदाय की मां, बहन और बेटियों की बोली लगा सके। इसके पीछे की क्रोनोलॉजी को मैं कह रहा हूं कि किसी के बाप की ताकत किसी महिला को नीलाम करने की नहीं है, बावजूद इसके मुस्लिम महिलाओं को बदनाम करने के पीछे की क्रोनोलॉजी क्या है। इसमें वो कौन गद्दार है जो चीनी सेना के द्वारा हमारे गलवान घाटी में फहराए जाने वाले झंडे के ध्यान भटकाने का षड्यंत्र कर रहा है। सत्ता के शिखर पर वो कौन देश का गद्दार बैठा हुआ है जो इस मामले से ध्यान भटकाना चाहता है, ये सब घटिया का हरकत कर रहा था। वो कौन है जो हमारे देश में सिख और मुसलमानों के बीच में आपस में जहर घोलने का काम करवाना चाहता है। क्या इस रणनीति का हिस्सा मोहन भागवत और उनके गुर्गे हैं, या हमारे देश में रंगा और बिल्ला जो बैठे हुए हैं सत्ता के शिखर पर? इन दोनों में से कौन है कि किसी के बाप की ताकत मुस्लिम समुदाय में जन्मी मां, बहन और बेटी को बोली लगाकर नीलाम करने की नहीं है। बेटियों की वेबसाइट पर बोलियां लगवाई जा रही है। एक तरफ राफेल घोटाले के लिए फ्रांस में जांच शुरू हो चुकी है और दूसरी तरफ हमारे देश की मां, बहन और बेटियों की नीलामी के लिए उनके फोटो अपलोड करे जा रहे हैं। और कितना बड़ा ताकतवर क्यों न हो, सत्ता के शिखर पर बैठा उसके हाथ पर हथकड़ी पहुंचनी चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आज मैं आपके साथ बात करूंगा कि देश की मुस्लिम समुदाय में जन्मी 100 से ज्यादा प्रतिष्ठित मां, बहन और बेटियों को वेबसाइट पर किस तरीके से नीलामी के लिए उनके फोटो को अपलोड किए गए। लेकिन मैं आपके साथ एक बात और साफ गोई के साथ कहना चाहता हूं कि धरती पर किसी के बाप की ताकत नहीं है जो मुस्लिम समुदाय की मां, बहन और बेटियों की बोली लगा सके। फोटो अपलोड करके वेबसाइट में आप उन्हें बदनाम कर सकते हैं। दूसरा, ऐसा शोगुफा करने के पीछे आप देश के अहम मुद्दों से ध्यान भटकाने का षड्यंत्र कर सकते हैं। मैं आपके साथ एक साफ गोई के साथ बात करना चाहता हूं कि इसमें कौन कौन लोग हैं। जो 100 प्रतिष्ठित महिलाएं हैं उनमें सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अधिवक्ता हैं, पत्रकार हैं, कांग्रेस की पार्टी की नेता हैं और 14 अक्टूबर 2016 से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में लापता छात्र की मां है जो अपने बेटे को ढूंढ रही है। इसके पीछे की क्रोनोलॉजी को मैं कह रहा हूं कि किसी के बाप की ताकत किसी महिला को नीलाम करने की नहीं है, बावजूद इसके मुस्लिम महिलाओं को बदनाम करने के पीछे की क्रोनोलॉजी क्या है। एक तरफ मैं बहुत साफ गोई के साथ आपको बताना चाहता हूं, एक तरफ चीनी सेना 31 दिसंबर 2021 को नए साल में गलवान घाटी में जहां कब्जा करके बैठी है वहां अपना राष्ट्रीय झंडा फहराने की तैयारी कर रही थी और दूसरी तरफ चीनी सेना राष्ट्रीय झंडा अपना फहराएगी गलवान घाटी में। इससे ध्यान भटकाने के लिए दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय में देश की जो मां, बहन और बेटियां हैं उनके फोटो बुल्ली बॉय वेबसाइट पर अपलोड करके उनकी बोली लगाने की तैयारी की जा रही थी ताकि चीनी सेना के द्वारा झंडा फहराने से ध्यान भटकाया जा सके। मैं मुंबई की पुलिस को बधाई देना चाहता हूं कि मुंबई की पुलिस ने इस मामले में इंजीनियरिंग के छात्र विशाल झा को गिरफ्तार किया 3 जनवरी को बेंगलोर से और उससे की गई पूछताछ के बाद उत्तराखंड से श्वेता सिंह और मयंक रावत को गिरफ्तार किया गया। यह कोई पहला मामला नहीं है कि यह पहली बार। मैं फिर कहना चाहता हूं इस क्रोनोलॉजी को आपको, हमको, देशवासियों को समझना चाहिए और इस क्रोनोलॉजी को मुंबई की पुलिस को भी समझना चाहिए कि मुंबई के पुलिस की जांच न श्वेता सिंह, मयंक रावत और विशाल कुमार झा तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। देश में वो कौन गद्दार है जो चीनी सेना के द्वारा हमारे गलवान घाटी में फहराए जाने वाले झंडे के ध्यान भटकाने का षड्यंत्र कर रहा है, वो कोई साधारण ताकत नहीं हो सकती है। इसलिए मैं महाराष्ट्र पुलिस से अपील करता हूं कि चीनी सेना का झंडा फहराने के लिए
फहराने के मामले से ध्यान भटकाने के लिए देश की सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार, वकील और नजीब की मां के फोटो अपलोड करने वाले वो देश के और करवाने वाला वो गिरोह कौन है जिसके इशारे पर, क्योंकि ये टाइमिंग का मामला है। एक तरफ गलवान घाटी में चीनी सैनिकों का झंडा फहराना और दूसरी तरफ भारत में वेबसाइट पर मुस्लिम महिलाओं की नीलामी के लिए उनके फोटो अपलोड कराने का मामला एक कोई सरल मामला नहीं है। जो गिरफ्तार हुए हैं वो हो सकते हैं इनके प्यादे हो, पर असल मामला है कौन? सत्ता के शिखर पर वो कौन देश का गद्दार बैठा हुआ जिस मामले से ध्यान भटकाना चाहता है? इसके टाइमिंग को लेकर के भी। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि इतने बड़े अपराध के लिए जो सिख समुदाय के लोगों का नाम उजागर कराने की बात करता, सिखों को शामिल करने के उनके नाम पर यह सब घटिया का हरकत कर रहा था, वो कौन है जो हमारे देश में सिख और मुसलमानों के बीच में आपस में जहर घोलने का काम करवाना चाहता है? क्या इस रणनीति का हिस्सा मोहन भागवत और उनके गुर्गे हैं, या हमारे देश में रंगा और बिल्ला जो बैठे हुए हैं सत्ता के शिखर पर? इन दोनों में से कौन है? मेरे दोस्तों, यह कोई पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले मैं एक और घटना आपको बताना चाहता हूं। जुलाई 2020 का जिक्र करना चाहता हूं। तब भी भारत की प्रतिष्ठित महिलाओं के फोटो वेबसाइट पर अपलोड किए गए थे और उसकी तारीख भी मैं आपको बताना चाहता हूं। 3 जुलाई को फ्रांस में भारत के साथ में जो 69,000 करोड़ रुपए का राफेल विमान सौदा हुआ था, उसमें जो भ्रष्टाचार और लाभ पहुंचाने का जो मामला था, इसकी न्यायिक जांच की शुरुआत हुई थी फ्रांस में। और जैसे ही यह समाचार भारत में आता है, तत्काल भारत की एक वेबसाइट में सुल्ली डील के नाम से मुस्लिम महिलाओं के फोटो उनकी बोली सहित अपलोड हो जाते हैं। तो राफेल घोटाले की न्यायिक जांच फ्रांस में शुरू हो रही हो और भारत में इस समाचार से ध्यान भटकाने के लिए मुस्लिम समुदाय की प्रतिष्ठित मां, बहन और बेटियों को उनकी बोलियां लगाने के लिए अपलोड किया जाता हो, यह षड्यंत्र कौन कर सकता है? मैं इसलिए साफ साफ कहना चाहता हूं कि इस षड्यंत्र के पीछे भी मोदी सरकार और अमित शाह से कम किसी का हाथ हो नहीं सकता है। यह बात मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं कि जुलाई 2020 में इस मामले पर उत्तर प्रदेश और राष्ट्र देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में और राष्ट्र की राजधानी दिल्ली में मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसमें जो मुस्लिम समुदाय की बेटी पायलट भी हैं, उनकी तरफ से भी मुकदमा दर्ज कराया गया था। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस ने और राजधानी दिल्ली की पुलिस ने अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया। एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया ने भी मुस्लिम महिलाओं, पत्रकारों पर हुए इस हमले की निंदा की थी और सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस तरीके के इस्तेमाल कर महिला और पत्रकारों को डराने की भर्त्सना की गई थी। लेकिन राफेल घोटाले की जांच से ध्यान भटकाने के लिए षड्यंत्र किया गया। कौन हो सकता है वो ताकतवर व्यक्ति? वह नरेंद्र मोदी से कम हो नहीं सकता है। दूसरा मैं जिक्र करना चाहता हूं ध्यान भटकाने के लिए राफेल घोटाले से, 3 ही जुलाई को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी से तीरथ सिंह रावत को हटाया गया और 3 ही सितंबर 2020 को पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाने का फैसला सार्वजनिक किया गया, जिस पुष्कर सिंह धामी ने 14 अगस्त 2015 को भारत के नक्शे को सार्वजनिक किया था और भारत के नक्शे से लद्दाख को अलग कर दिया था। तो जिसने चीन के साथ वफादारी और देश के साथ गद्दारी की हो, ऐसे देश के गद्दार को मुख्यमंत्री बनाने का षड्यंत्र उस दिन इसलिए किया गया ताकि राफेल घोटाले की आंच से नरेंद्र मोदी को बचाया जा सके। राष्ट्र की राजधानी दिल्ली की पुलिस ने यदि और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जुलाई 2020 में दर्ज एफआईआर में कार्रवाई करके अपराधियों को गिरफ्तार कर दिया होता तो आज 6 महीने बाद दोबारा से देश की
मुस्लिम समुदाय में जन्मी मां, बहन, बेटियां, जो पत्रकार, पायलट और जो सामाजिक कार्यकर्ता से लेकर अधिवक्ता तक, उन सब के फोटो, और नजीब की मां जो पिछले 5 साल से अपने लाल को ढूंढ रही है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, जो अक्टूबर 2016 से लापता है, उनके फोटो नीलामी के लिए अपलोड नहीं हुए होते। मैं मुंबई पुलिस से अपील करता हूं कि मुंबई पुलिस राजधानी दिल्ली के जिस पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज है, उत्तर प्रदेश के जिस थाने में एफआईआर दर्ज है, उस थाने में तैनात उन जिम्मेदार अधिकारियों को भी 100 आरोपी में बनाए जिन्होंने इस प्रकार के कितने घिनौनी और खतरनाक एफआईआर पर संज्ञान नहीं लिया है। मैं सुप्रीम कोर्ट में बैठे मुख्य न्यायाधीश आपसे अपील करता हूं, आप मुंबई पुलिस को छूट दें, प्रदान करें, जिससे मुंबई के पुलिस इस तय तक पहुंच सके। राफेल घोटाले के मामले में सुप्रीम कोर्ट की जब याचिका चल रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट की भूमिका जितनी भी निंदा की जाए से कम है, लेकिन न्यायिक जांच हो रही है फ्रांस में, और उस न्यायिक जांच की आंच उत्तर भारत में न आ सके, उससे बचाने के लिए मुस्लिम महिलाओं की फोटो वेबसाइट पर अपलोड करके उनकी बोलियां लगाने का षड्यंत्र कराने वाला गिरोह किसका है? सुप्रीम कोर्ट को यह छूट देनी चाहिए मुंबई पुलिस को, ताकि मुंबई पुलिस दिल्ली पुलिस से कड़ाई से पूछताछ कर सके, यूपी पुलिस से कड़ाई से पूछताछ कर सके कि एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी जांच और कार्रवाई क्यों नहीं की गई। मैं यह भी अपील करता हूं मुंबई की पुलिस से कि कड़ाई से पूछताछ होनी चाहिए मयंक रावत से, और कड़ाई से पूछताछ होनी चाहिए श्वेता सिंह से, और झा के साथ इतनी कड़ाई के साथ बातचीत हो, पूछताछ होनी चाहिए जिससे यह खुलासा हो सके विशाल झा से भी, इन तीनों से, कि किसके इशारे पर यह काम कर रहे थे। लेकिन मैं मेरे प्यारे देशवासियों आपसे फिर पुनः कहता हूं कि किसी के बाप की ताकत मुस्लिम समुदाय में जन्मी मां, बहन और बेटी को बोली लगाकर नीलाम करने की नहीं है, और यह मामला मुस्लिम समुदाय का नहीं है कि गलवान घाटी में तिरंगा फहराने के जगह चीन की सेना ने अपने राष्ट्र ध्वज को फहराया है। यह देश का अपमान है। हम सब लोग कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में, देश इतने कायर हाथों में है कि सीमा पर चीन का कब्जा हो गया, चीन झंडा फहराता है, तो हमारे देश की बहु बेटियों के फोटोएं मुस्लिम समुदाय की वेबसाइट पर अपलोड करा करके उनको नीलामी के लिए परोसने की बात की जाती है, ताकि आप मुख्य मुद्दे से ध्यान भटका सके। यह मुस्लिम समुदाय का मामला नहीं, यह पूरे 140 करोड़ आबादी का मामला है। एक तरफ सीमा पर हमारे देश की जमीन पर कब्जा करके चीन झंडा फहरा रहा है, और दूसरी तरफ हमारे देश की मां, बहन और बेटियों की वेबसाइट पर बोलियां लगवाई जा रही है। एक तरफ राफेल घोटाले के लिए फ्रांस में जांच शुरू हो चुकी है, और दूसरी तरफ हमारे देश की मां, बहन और बेटियों की नीलामी के लिए उनके फोटो अपलोड करे जा रहे हैं। तो मैं अपील करता हूं सुप्रीम कोर्ट के जजों से कि जो कुछ भी आपका तब भूमि कर रही हो राफेल घोटाले की जांच के मामले को लेकर के, लेकिन अब दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। मैं अपील करता हूं मुंबई की पुलिस से कि कड़ाई से पूछताछ करे, और वह हर रास्ता अख्तियार करे जिससे यह हाथ वहां तक पहुंच सके जो देश का ध्यान भटकाने के लिए, चाहे गलवान घाटी में चीनी कब्जे से ध्यान भटकाने का मामला हो, चाहे राफेल घोटाले ध्यान भटकाने का मामला हो, मुस्लिम महिलाओं को बदनाम करने का षड्यंत्र कर रहा है। और मुस्लिम महिलाओं को बदनाम करने के लिए सिखों के नाम को बदनाम करने का उपयोग करने का षड्यंत्र किया गया है। इसकी जांच पड़ताल करे, ये उम्मीद मैं करता हूं। मैं माफी चाहता हूं तमाम देश की प्रतिष्ठित मां, बहन और बेटियों के साथ से जिनके विषय में इस प्रकार के अनगढ़ प्रचार प्रसार किया जा रहा है, उनसे मैं माफी चाहता हूं। और मैं अफसोस और दुख के साथ, मुझे फिर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा शासन है, और राजधानी दिल्ली में भी अमित शाह की पुलिस है, इसलिए इसकी जांच पड़ताल नहीं की गई। मैं बधाई देता हूं मुंबई की पुलिस को और महाराष्ट्र सरकार को, और उम्मीद करता हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके, और कितना बड़ा ताकतवर क्यों न हो, सत्ता के शिखर पर बैठा, उसके हाथ पर हथकड़ी पहुंचनी चाहिए। अपील मैं करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय संविधान।